हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे जून 2010 का पेपर सॉल्व। ठीक है, वो भी विश्लेषण सहित आराम से करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं। तो देखिए, गीता कपूर का जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था। एक जानी मानी भारतीय कला समीक्षक और इतिहासकार हैं। तो कौन है? भारतीय कला समीक्षक और इतिहासकार हैं। ठीक है। इनके पति का नाम विमान सुंदरम भी प्रख्यात कलाकार हैं। इंस्टॉलेशन के जन्मदाता माने जाते हैं। कला क्षेत्र में योगदान के लिए गीता कपूर को भारत सरकार ने 2009 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था और समकालीन भारतीय कला नामक पुस्तक इन्होंने 1978 में और एशिया में समकालीन कला 1999 में लिखा थे। इनकी 2 पुस्तकें हैं। तो यानी कि ये कला समीक्षक थे। इनके पति का नाम विमान सुंदरम था। इनको 2009 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और इनका जो एक बुक है वो समकालीन भारतीय कला है जो 1978 में लिखी थी, और दूसरा है एशिया में समकालीन कला जो 1999 में लिखी थी। ये पुस्तक है। ठीक है, इतना जानकारी हो गया। चलिए, अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित हुआ था? वांगोंग, गॉगिन, सेजान, रेनवार। उत्तर देखते हैं। पॉल गॉगिन, इन्हीं को पॉल गोंगोआ भी कहते हैं। ठीक है, जिनका जन्म 7 जून 1848 से 8 मई 1903 को फ्रांस में हुआ था, यानी कि फ्रांसीसी कलाकार थे, उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक है, अब देखिए, उनकी कला अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित थी। कहाँ से? देखिए, उनकी कला अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित थी, जो ये पूछा है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। स्टिल लाइफ विद फ्रूट्स एंड लेमन्स, जो 1880 में बनाई थी। विजन आफ्टर द सरमन, 1888 में। स्टिल लाइफ विद जापानीज वुडकर, जो 1889 में। ताहती वुमेन ऑन बीच, 1891। डिलाइटफुल लैंड, 1892। द रॉयल एंड, 1992। द मून एंड द अर्थ, 1993। द मिड डे नैप, 1894। और मैटरनिटी, 1899। तो देखिए, अफ्रीका कला की जनजातीय कलाकार से कौन प्रभावित थे? तो अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित थे पॉल गॉगिन, जो बी उत्तर सही होगा। तीसरा देखते हैं। सन 1937 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का बैनर किसने चित्रित किया था? तो ये हैं, उत्तर सही जवाब होगा नंदलाल बोस। लेकिन आगे पहले हम पढ़ेंगे तब हम उत्तर लगाएंगे। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। नंदलाल बोस अवनिंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 खड़गपुर, बिहार में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन में भी भाग लिया था। 1930 ईस्वी में इनके द्वारा निर्मित डांडी कूच इनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। नंदलाल बोस ने 1937 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के मंच पर तोरण की सज्जा की और 1937 में गवेर्निका नामक चित्र पिकासो ने बनाया था। ठीक है, 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर बनाए और 1938 में हरिपुरा पोस्टर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा हेतु योगदान दिया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। सती महाश्वेता, कर्ण का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और एकलव्य, अहिल्या उद्धार, धनुर्विद्या सिखाते गुरु द्रोणाचार्य, पार्थ सारथी, शिव का विषपान इत्यादि उनके प्रमुख चित्र हैं। उनका देहांत 16 अप्रैल 1966 में हुआ था।
किसका? नंदलाल बोस का। आगे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम ने, मैसूर के राजा ने, सोलापुर के राजा, अंग्रेजी शासक। तो पहले हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। राजा रवि वर्मा को कला प्रोत्साहन मुख्यतः अंग्रेजी शासक, यानी अंग्रेजी शासक सही होगा, की ओर से मिला था। उन्होंने दरबारी चित्रकारी का प्रशिक्षण अलागिर नायडू से और तैल माध्यम का चित्रण सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोगेर, यहाँ लिखा है लेकिन सही है थियोडोर जॉनसन से प्राप्त की थी। नायर महिला बालों में चमेली गूंथते हुए नामक चित्र 25 वर्ष की मात्र उम्र में बनाए थे और तत्कालीन गवर्नर सरकार ने इन्हें स्वर्ण पदक का पुरस्कार दिया था। यहाँ तक ठीक है, आगे देखते हैं। मृत्यु शैया पर शाहजहां, क्या मृत्यु शैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा हैं कि नंदलाल बोस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या अमृता शेरगिल हैं? पढ़ लेते हैं पहले। बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन, ठीक है, यानी मृत्यु शैया पर शाहजहां, शाहजहां के अंतिम दिन। भारत माता, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, लैला मजनू, कवि कनकन इत्यादि अवनींद्रनाथ टैगोर के अन्य प्रमुख चित्र हैं। तो ये चर्चा किसकी हुई? अवनींद्रनाथ टैगोर की। तो जो सही आंसर है वो जाएगा सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब हम चौथा देख लेते हैं। देखिए, चित्रसूत्र का लेखक कौन है? नगरंजीत हैं कि वात्स्यायन हैं, बाराह मिहिर हैं या बाणभट्ट हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, नगरंजीत। हम लगा दिए हैं यहाँ टिक। अब आगे हम लोग पढ़ लेंगे आराम से। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया है। कब? 6ठी शताब्दी। और 3री से 6ठी शताब्दी गुप्त काल का है, तो आप जाने रहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना गुप्त काल में मार्कंडेय मुनि ने की थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड में 35 से लेकर 43 तक कुल 9 अध्याय चित्रसूत्र का प्रकरण है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज ने किया, बाद में आनंद कुमार स्वामी, इसके बाद डी प्रभा जी ने किया था। चित्रसूत्र में 9 रस, 4 प्रकार के चित्र, 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं, यानी कि रस की संख्या 9 है, 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं और 5 प्रकार के रंग। नगरंजीत ने चित्र लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। तो हमने पहले बताया नगरंजीत सही होंगे। आगे पढ़ लेते हैं इसी क्रम में। देखिए, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? यानी भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य से, कमल से, अग्नि से या चक्र से? तो पहले हम पढ़ेंगे। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ तो मंगल नहीं है। आगे पढ़ो। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह का अंकन कर पूजा किया जाता है। स्वास्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस का से बना है। सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व, का अर्थ है कर्ता, यानी करने वाले की सुख। ठीक है। इस प्रकार स्वास्तिक का शब्दार्थ अच्छा या मंगल करने वाला होता है। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल व पुण्य कार्य में लिखा गया है या जाना जाता है। शब्दकोश के शब्द हैं स्वास्तिक सर्वतो रिद्ध, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति, जाति या धर्म
विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना है। वाह, यहाँ पर आकर मिला। ठीक है, तो देखिए भारतीय प्रतीक स्वास्तिक क्या है? सूर्य। तो देखिए स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और इसकी 4 भुजाओं को 4 दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की उपमा दी गई। यहां तक ठीक। आगे देखिए लिंगराज का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन में है दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओसियान, भुवनेश्वर या कांचीपुरम। पहले पढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में है। कहाँ? भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर में है, तीसरा नंबर। इस शहर के प्राचीनतम मंदिरों में एक है, यानी इस शहर के प्राचीन जो मंदिर है उनमें से एक है। हालांकि भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1100 में बना था, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। इसका निर्माण ललाटेण केसरी यानी जयंती केसरी या केसरी ने किया था। कब? 617 से 657 ईस्वी में कराया था। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? देखिए प्रथम चलने वाली मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था? तो इसमें सही जवाब हो जाएंगे अलेक्जेंडर कार्डर। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे तभी तो मानेंगे। देखिए आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन अमेरिकी मूर्तिकार अलेक्जेंडर कार्डर ने, जिनका जन्म 22 अगस्त 1898 और मृत्यु 1976 यानी कि 1931 में किया गया। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार था वो ली काबूजियर था। देखते हैं। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके नाम का अर्थ है कि चंडी का किला। चंडीगढ़ मतलब चंडी मतलब चंडी, गढ़ मतलब किला, चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के एक स्वरूप चंडिका या चंडी के एक मंदिर के कारण पड़ा। यह मंदिर आज भी शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। शहर के बहुत से खाके इमारत की वस्तुएं रचना या फ्रांस में जन्मे स्विस वास्तुकार यानी स्विट्जरलैंड वास्तुकार नगर नियोजक ली काबूसियर ने 1950 के दशक में की थी। यहाँ तक ठीक। अब आगे देख लेते हैं। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? तो देखिए अगस्त रौंडा यानी कि बी ऑप्शन रौंदा, जिसका जन्म 12 नवंबर 1840 को 17 नवंबर 1917 को मृत्यु हुई थी। ये फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। द एज ऑफ ब्रांज 1877, द वॉकिंग मैन 1877, द किस 1889, द थिंकर 1902, गेट्स ऑफ हेल 1917 इत्यादि प्रतिमाएं रौंदा की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। ठीक। रिफ्यूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? तो ये उभारदार मूर्ति की है। पढ़ लेते हैं पहले। रिफ्यूजे उभारदार मूर्ति का निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है। उभारदार आकृति में धातु को पीट कर आकृति तथा निर्माण किया जाता है। सौंदर्य
बोध की दृष्टि से पीवी जानकी रमन की रचना गणेश, जो कि ऑक्सीकृत तांबे के रूप में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी गई है, जो कि रिफ्यूजी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये 2024 जून में आया था। ठीक है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु का क्या नाम है? तो उनका नाम है वेरेशियो। पढ़ लेते हैं पहले। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को और मृत्यु 2 मई 1519 को। इटली वासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक अभियंता और वैज्ञानिक थे। इनके गुरु वेरेशियो थे। ऊपर लिखे विषयों के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिकी आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने मौलिक तथा अंतः प्रवेशी विचार प्रकट किए हैं। गणित, यांत्रिकी तथा सैनिक अभियांत्रिकी के तो ये विद्वान थे ही, साथ ही आप दक्ष संगीतज्ञ भी थे। किसने? लियोनार्डो विंची ने इनके गुरु। देखिए, मोनालिसा 1503 में बनाए थे। लास्ट सपर 1495, द वर्जिन ऑफ रॉक्स 1485 इत्यादि विंची की महत्वपूर्ण रचना है। ये था। ठीक है, शायद आपने देखा नहीं, मैं फिर से पढ़ ले रहा हूँ। देखिए, लियोनार्डो दा विंची 15 अप्रैल 1452 से 2 मई 1519 इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक अभियंता और वैज्ञानिक थे। इनके गुरु वेरेशियो थे। ऊपर लिखे हुए विषयों में के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी एंड भौमिकी, प्रकृति भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिकी आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर उन्होंने मौलिक तथा अंतःवेशी विचार प्रकट किए हैं। गणित, यांत्रिकी तथा सैनिक अभियांत्रिकी के दो ये विद्वान थे ही, आप दक्ष संगीतज्ञ भी थे। मोनालिसा 1403 से द लास्ट सफर 1495, द वर्जिन ऑफ लास्ट और 1485 में लियोनार्डो दा विंची की रचना है। यहाँ तक ठीक। आगे देखते हैं। देखा 14 नंबर है, रिनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? ध्यान दीजिए, चित्रकला पूछा जा रहा है, मूर्तिकला नहीं, चित्रकला में। तो पहले पढ़ेंगे मसाचियो, यानी मसाचियो ने, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1401 में हुआ है और 1428 में इनकी मृत्यु, यानी 27 वर्ष पूरा इसका जीवन काल है। पहले महान इटली वासी चित्रकार थे जिन्होंने रिनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला के परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की। होली ट्रिनिटी, द ट्रिब्यूट मनी, मैग्ना एंड चाइल्ड, क्रूसिफिकेशन, मैडोना कैसिनी और एडोरेशन ऑफ मगी, इसको एडोरेशन ऑफ मगी भी कहते हैं। ठीक है, इत्यादि मसाचियो की प्रमुख कृतियाँ हैं। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बारोक चित्र किसका है? तो बारोक कलाकार पूछ रहा है। रेप ऑफ यूरोपा तो पहले पढ़ेंगे, सर पीटर्स पाल रूबेंस। किसका है? सर पीटर्स पाल रूबेन का है, जो 28 जून 1577 से 30 को जन्म हुआ था, 30 मई और 1640 को इसकी मृत्यु हुई थी। फ्लेमिश कलाकार थे, यानी नीदरलैंड के वासी थे। ड्राफ्टमैन और चित्रकार थे। फ्लेमिश बारोक कला शैली के वह प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। द एलिवेशन ऑफ क्रॉस, यानी कि क्रॉस का खड़ा किया जाना। डिसेंट फ्रॉम क्रॉस, द जजमेंट ऑफ पेरिस, द रेप ऑफ डॉटर ल्यूसिपस, मैसाइवर ऑफ इनोसेंस, द लायन हंट, द फीस्ट ऑफ वीनस, मेडुसा
द कॉल ऑफ मैन इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। नोट्स, यूजीसी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बी माना गया है, जो गलत है। रेप ऑफ यूरोपा, रेप ऑफ यूरोपा नामक चित्र इटालियन चित्रकार टिशियन का है, जो 1560 से 62 में दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए। हनीमा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? पहले हम पढ़ लेते हैं। हनीमा टेराकोटा भूरे लाल रंग की टेराकोटा मूर्तियां हैं जो अंदर में खोखली होती हैं। ये मूर्तियां जापानी में 3री सदी को लेकर 6ठी सदी के अंत तक बनाई गई हैं। हनीमा मूर्तियों को कब्र स्तूप के ऊपर या फिर चारों ओर उन्हें कतार में खड़ा रख दिया जाता था। केइको कवच से योद्धा और हनीमा, योद्धा की हनीमा मूर्तियों को 6ठी शताब्दी के आसपास बनाया गया था। सत्रह नंबर है, A4 साइज कागज का वास्तविक मान जो था 210/297 है। क्या है? तो ये देखिए, ये 210/297 में। आगे देखते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद का घोल उपयोग किया जाता था? किसे चिपकाने के लिए? लिथो ऑफसेट को, वुडन ब्लॉक को, रबड़ को या प्रिंट ब्लॉक को? तो ब्लॉक मुद्रण यानी कास्ट मुद्रण। कपड़ों तथा कागज पर चित्र पैटर्न छापने की एक तकनीक है जो प्राचीन काल में चीन से प्रारंभ हुई थी, जिसे छापा कला कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक मुद्रण यानी वुड ब्लॉक होगा। ठीक है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को कहते हैं DPI, डॉटर पर इंच। क्या? डॉट्स पर इंच। देखिए, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को DPI, डॉट्स पर इंच यानी DPI कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। देखिए, जॉन सेनेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया? तो जॉन सेनेफेल्डर ने आविष्कार किया था लिथोग्राफी का। देखिए, जॉन अलाय सेफेंडर 6 नवंबर 1771 ईस्वी को जन्म हुआ और 26 फरवरी 1897 जर्मन अभिनेता और लेखक थे। क्या लेखक थे? ये कौन था? तो भैया लेखक रहे ना, हीरो रहे। इन्होंने वर्ष 1796 ईस्वी में लिथोग्राफी तकनीक का आविष्कार घाटकोपर में किया था। कौन किए थे घाटकोपर में? राजा रवि वर्मा। कब किए थे? 1896। तो ये बात हो रही है 1796। शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेट्स नामक म्यूरल किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी उत्तर होंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले। देखिए, शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू सेंटर यानी कि नामक भित्ति चित्र को विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। इनका सन 7 फरवरी 1904 ईस्वी कलकत्ता में बेहाल नगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, नवंबर 1980 में। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। स्लिप ऑफ रीजन बिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? तो यह है फ्रांसिसो दा गोया। उत्तर पढ़ते हैं। स्लिप ऑफ रीजन विंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग श्रृंखला को स्पेशलिस्ट रोमांटिक चित्रकार फ्रांसिसो दी गोया ने यानी 30 मार्च 1746 से 16 अप्रैल 1828 में चित्रित किया था।
द 3rd ऑफ मई 1808, द डिजास्टर ऑफ वार, सेंटर्स रिवोरिंग हीज सन, द क्लोथर्ड माजा, द क्लोजेज इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है। किस भारतीय संग्रहालय में भरभूत के अधिकतम अवशेष संग्रहित हैं? तो कलकत्ता सही मान देना, कलकत्ता। व्याख्या देखिए, कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना 2 फरवरी 1814 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी के परिसर में इसकी स्थापना डॉक्टर नेथालियन ने किया था। किसने? नेथालियन ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स ने। कब? 1784। यह भारत का प्राचीन और सबसे बड़ा संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय लूव्र संग्रहालय पेरिस है। चट्टान काट कर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो ये है महाबलीपुरम। उत्तर पढ़ेंगे पहले हम। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। कब? नरसिंह वर्मन ने 8वीं सदी में कराया था। 700 से 728 ईस्वी के बीच यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मल्लाल शैली इस रथ मंदिर को सप्त पैगोडा कहते हैं। प्रमुख रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा धर्मराज रथ और वलैंकुट्टे रथ प्रमुख है। इन 8 रथों में द्रौपदी का रथ एक मंजिला सबसे छोटा है, बाकी 7 रथों का सप्त पैगोडा कहा जाता है। महाबलीपुरम के प्रवेश द्वार पर सबसे संरचनात्मक मूर्ति है गंगावतरण, जो विशाल चट्टान को काट कर बनाई गई है। 58 गुणित 43 फीट इसमें भागीरथी गंगा तपस्या दृश्य है। ठीक है, आगे देखिए। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र किसने निर्देशित किया था? तो ये है सत्यजीत रे। देखिए, पूरा नाम सत्यजीत राय कुमार राय, जन्म 2 मई 1921 कोलकाता में, मृत्यु 23 अप्रैल 1992 कोलकाता में। कार्यक्षेत्र फिल्म निर्माता व निर्देशक थे, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं और चित्रकार हैं। फिल्में इनकी है पंथेर पंचाली, अपुर संसार, पराजितो, जल सागर अभियान। ठीक। पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। 1992 ईस्वी में विश्व सिनेमा के अद्भुत पूर्ण योगदान के लिए मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया। यहाँ तक ठीक। और देखिए, अब है कथन और कारण वाला, जो सबसे फेवरेट है लड़कों का। अभिकथन ए कह रहा है, हेनरी मोर अपने मूर्त शिल्प में स्मारकीयता के अंकन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। विशाल आकार का होने के कारण उसमें मूर्त शिल्प में स्मारकता आ गई है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। तो ए आर गलत है, ए सही है, आर भी सही, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। हेनरी मोर अपने मूर्त शिल्प में स्मारकता के अंकन के लिए प्रसिद्ध हैं। विशाल आकार का होने के कारण उनमें मूर्त शिल्प भी स्मारकीय थी। अभिकथन है ए आर दोनों सही है, जैसा कि हमने बताया। अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, परंतु सभी अच्छे चित्रकार अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं होते। बिल्कुल सही। देखा, अगर एक शिक्षक बना तो स्वाभाविक एक अच्छा कलाकार हो सकता, लेकिन अगर क्यों कलाकार देखा शिक्षक बा वो फूल पाती बना दिस कलाकार होगी। ठीक है।
लेकिन एक अच्छा कलाकार एक टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे दक्षता प्राप्त करनी होगी 4 लोगों के बीच में बोलने उठने में। देखिए, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षक में दक्षता प्राप्त की जा सकती है, परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जाती। गलत बा, ए सही यार गलत। देखा, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं होते। शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती है, परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसा कहना गलत होगा। अतः ए सही यार और गलत है। ठीक है, आगे देखो। एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं। सही बात हुआ, क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्ति में आवागर्द थे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का संघर्ष और गरीबी से बिताया था। बिल्कुल सही, यानी ए आर दोनों सही। तो ए सही है, ए आर सही है, दोनों डी ऑप्शन सही। ठीक है, अब विश्लेषण देखते हैं। एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं, क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्ति में आवागर्द का निम्नलिखित। उन्होंने अपने कला करियर का प्रारंभ संघर्ष गरीबी से किया। यह कथन दोनों सही है। कथन 29 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। कहा था ना, बहुत अच्छा, क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा और राष्ट्रवादी थे। दोनों सही है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ईमानदारी सबसे सर्वोत्तम नीति है, क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा और राष्ट्रवादी थे, यानी दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। छोड़ेंगे नहीं हम बिना पूरा क्वेश्चन कराए, सोना भी मत। अभिकथन, मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं आधारभूत हैं। बिल्कुल सही, मधुबनी में, क्योंकि सभी लोक कलाएं में स्पष्ट और आधारभूत रंग होते हैं। दोनों सही है, ए आर दोनों सही, यानी ए नंबर। मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखा तथा आधारभूत रंग होते हैं, क्योंकि सभी लोग कलाकारों में स्पष्ट रचनाएं तथा आधारभूत चित्र बनाए हैं। अभिकथन ए आर दोनों सही है। गणेश पाइन के चित्रों में पारस्परिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त यांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वे समस्त कलाएं प्रतीकवाद और तांत्रिकवाद पर थी, तो समस्त कलाएं प्रतीकवाद पर रहा, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक, विश्लेषण देख लेते हैं। गणेश पाइन के चित्रों में सांसारिक विषय वस्तु तथा प्रतीक के अन्य तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित हैं। अभिकथन ए तथा आर दोनों सही है। नहीं, ए और आर सही नहीं है, सही बात है। देखा, विज्ञापन एक प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं। देखा, विज्ञापन से भी प्रचार होता है, प्रचार से हो गया, क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। तो एक गलत है, आर सही है, क्योंकि देखो, विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं, तो विज्ञापन प्रचार एक कैसे है? तो यह ठीक है। देखिए, विश्लेषण देख लीजिए। विज्ञान और प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं, क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। अभिकथन ए गलत है, आर सही है। इंटरनेट संचार, सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। इंटरनेट की बात हो तो वह ठीक है। विज्ञापनकर्ताओं द्वारा उसका बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना सब तक पहुंच सकें। ये तो ठीक।
आगे देखो। इंटरनेट संचार, सूचना और शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना सब तक पहुंच सके। यह ए सही है और दोनों सही। समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने की असीम स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं तथा दृश्य जगत उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखा सही का होगा। समकालीन कलाकारों ने अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने का असीम स्वतंत्र है, क्योंकि ऐसा करने से वे अधिकाधिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं और दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय कला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तन होते हुए समय की सीमा में प्रकाश और वातावरण के परस्पर संबंध में प्रदर्शन का नवीन विचार आया। ठीक है, कारण क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार में कलाकारों को यथावत प्रस्तुत के स्थान पर प्रकाशीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य करती है। तो अब देखते हैं क्या है डिटेल। यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन में नई विचार आया, क्योंकि फोटोग्राफी और आविष्कार वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य के सोचने पर बाध्य किया। ए तथा आर दोनों सही है। यहाँ तक ठीक है। अब सही कैसे है ये देखते हैं। हालो मेटल कास्टिंग का सही क्रम: मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, कोर भरना, शाइन करना। ठीक है, कोर भरना, स्नन करना, मोल्ड करना, मोल्ड पकाना। सही बात, जहाँ पकाई जाए लास्ट में हो। अब देखते हैं, आज ज़्यादा प्रश्न नहीं है। हालो मेटल कास्टिंग का सही क्रम इस प्रकार है: पहले मोल्ड बनाया जाएगा, फिर उसे पकाया जाएगा, फिर नरर किया जाएगा और फिर कोर भरा जाएगा। कोर लास्ट में भर जाएगा। सामग्री के सेट में से कौन सा सही नहीं सही है? सही पूछता तो पहले मिट्टी आए, फिर गर्ग आए, फिर बिस्ट आए, फिर डस्ट का आए, फिर फायरवुल आए। ठीक बा, सही बात। सामग्री के क्षेत्र में सही पहले क्ले, मिट्टी, फिर गर्ग, फिर ब्रिक, फिर डस्ट, फिर फायरवुल। ये सभी ईंट बनने के काम आते हैं। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग शाही का सही क्रम चुनिए। तो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये सही है। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है, CMYK। विपणन का सही क्रम चुनिए। तो विपणन का पहले प्लानिंग बने, फिर प्रोसेस, फिर वितरण, फिर कीमत। नहीं 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 नहीं, पहले जोन बा उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन। विपणन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स यानी उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन, जिन्हें प्रायः 4Ps कहा जाता है, की योजना बनाई जाती है एवं उसका कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया व्यक्तियों एवं संगठनों के मध्य उत्पादों, सेवा या विचारों के विनिमय हेतु की जाती है। ठीक है, विपणन को एक रचनात्मक उद्योग के रूप में देखा जाता है जिससे शामिल है विज्ञापन, वितरण और बिक्री। इसका संबंध ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का पूर्व विचार करने से है, जो प्रायः बाजार शोध के माध्यम से ज्ञात की जाती है। प्लानिंग, कीमत और प्रमोशन है। ठीक है, यह विपणन का सही क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्थल के भित्ति चित्रों का सही क्रम लगाइए सही से। तो देखा, सबसे पहले अजंता,
फिर बादामी, फिर एलोरा, फिर शीतलवासल, यानी बी सही है। तो पहले बादामी अजंता का है 230 से 220, बादामी का है 540 से 757, एलोरा का है 582 से 9वीं सदी और शीतलवासल है 7वीं से 9वीं सदी। ठीक बा, आगे देखते हैं। कला संस्थानों को उसकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले देखा, पहले आ है मुंबई, पहले मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, यानी सी सही बा। देखिए कला संस्थानों का सही उसका स्थापना कला क्रमानुसार सही कीजिए। देखिए गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास 1850, गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 1854, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई 1857, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर 1875। ठीक है, आगे देखते हैं। विपरीत काल में कौन सा है? तो नव प्रभाववाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। गलत। सही है प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीयवाद। ठीक है, सी सही है। विपरीत कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन इस प्रकार होगा: प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीयवाद। आगे बढ़ते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत पर बने चित्रों का सही क्रम: क्रिस्टन ऑफ आडम, क्रिस्टन ऑफ ईव, फॉल एंड एक्सपल्सन, सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। देखिए सिस्टाइन चैपल की छत पर बने चित्रों का सही क्रम होगा क्रिस्टन ऑफ आर्डर, क्रिस्टन ऑफ ईव, फॉल एंड एक्सपल्स और सेक्रीफाइस ऑफ नोआ। ठीक है, आगे देखो। केवल प्रिंट मेकर का सेट कीजिए: सोमनाथ और, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी, दिलीप दास। ए सही बा, सोमनाथ और, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी, दिलीप दास। क्योंकि देखो रतिन पथमू कौन थे? कला समीक्षक। आर शिव कुमार कला समीक्षक, बनर्जी कला नहीं, पियादा पल्लियाने वही थे बस। सोमनाथ और, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी, दिलीप दासगुप्ता केवल पेंट मेकर थे। ठीक है, आगे देखो। 45 नंबर, प्रिंट मेकिंग में उपयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट होगा। देखिए प्रिंट मेकिंग में स्पेचुलत ना रहत काट दा, कैनवास ना रहत काट दा, मेटल कास्टिंग वैक्स, इंक ना रहत काट दा। सी ऑप्शन सही बा। सॉरी ब्रश ना आ रहा था, इंक तो रहा था, इंक लगाए, ब्रश ना आ रहा। मेटल प्लेट एसिड ग्राउंड इंक, मेटल प्लेट एसिड ग्राउंड इंक। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक, देखिए लूटो, गौर, गोज, बुज, लीजल। तो ग्रोक, सिरेमिक। ठीक है, यानी दुई में दुई, तो दुई जगह बा। लूटो ब्रेंच 1 में 3, 2, 4, 1। ठीक है, टाटा डोकोमो इका भैया, ये टाटा डोकोमो मोबाइल फ़ोन है 1 में 4, 1 में 4 बी बा। स्वीट्स सिल्क से, टीवी एडवर्टाइजिंग जिंगल्स, कियोस्क आउटडोर एडवर्टाइजिंग, यानी पहला नंबर सही है। टाटा डोकोमो, एड ऑफ टाटा मोबाइल, एक्सक्यूज सिल्क स्किन, जिंगल्स टीवी एडवर्टाइजिंग, कियोस्क आउटडोर एडवर्टाइजिंग तक। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अभी एक है, नहीं देखा था, देख लीजिए। स्टोन ब्रेकर किसका है? तो ये है भैया कुर्बे का। द नाइट वॉच किसका है? रेम्ब्रा का है। पोटैटो ईटर वांगगांग का है, पिकासो गुएन का। यानी 1 में 3, 2 में 1, यानी कि 1 में 3, 2 में 1
हो गई है सही। सही सुमेलित, स्टोन ब्रेकर गुस्टाव कुर्बे, नाइट वॉच रेम्ब्रा, पटेटो ईटर वांग गॉग, गुएर्निका पिकासो। आगे देखा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विमान सुंदरम इंस्टॉलेशन कलाकार एकमतीन। चौथम बा, वी दास मूर्तिकार थे, तैयब मेहता चित्रकला थे, एकदम पदम से ही थे, यानी सही बा भैया, सही बा, सही बा, ठीक बा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारतीय चित्रकला, ठीक है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, मूविंग फोकस के जी सुब्रमण्यम सीमा 1-2 जगह बा, बागेश्वरी दिलपासित, यानी एक जो सही जवाब बा उसी बा। तो भारतीय कला बी एस अग्रवाल, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली अनिनाथ टैगोर, मूविंग फेकस के जी सुब्रमण्यम, प्लेम्ड मोजाइक नेविल तुली क्या है। बस समाप्त हो गया। टोटल कितना था? टोटल 50 था। तो हम लोगों ने 2010 जून वाला पूरा कर लिए, यानी कि हमने कितना देर में 46 मिनट में किया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।